नमस्कार, खमा घणी, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का स्वागत है बुक टॉक चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार, हिंदी लेक्चरर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के अंदर किन किन लोगों ने या किन किन इतिहासकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रियर्सन को, मतलब इससे पहले भी हम पढ़ते हैं गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर को, पर ग्रियर्सन से कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित रूप चला हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया। उसके बाद में हमने देखा कि मिस्र बंधुओं ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में बांटने के लिए समुचित प्रयास किया। यानी काल विभाजन का समुचित प्रयास किसने किया? मिस्र बंधुओं ने किया। उसके बाद में फिर देखते हैं रामचंद्र शुक्ल है, विधेयवादी पद्धति में लिखा अपना इतिहास ग्रंथ, और उसमें उन्होंने 4 भागों में हिंदी साहित्य के 900 साल के इतिहास को बांटा। और उसमें जो पहला कालखंड आता है उसको नाम उन्होंने वीर गाथा काल दिया, और वीर गाथा काल ही उनका ये विवादित काल क्रम है, या काल का नामकरण विवादित रहा। बाद में जब उन्होंने 1940 में अपने ग्रंथ को संशोधित और परिवर्धित किया, यानी परिवर्धित का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ बातें जोड़ी और कुछ बातों में संशोधन किया। तो संशोधन करना अलग बात होती है, परिवर्धन अलग चीज है। परिवर्धन का मतलब है बढ़ाया, पहले वाले से ज्यादा लिखा। क्योंकि ये लिखते हैं शुरुआत के जो 1-2 पेज है उसमें ये लिखते हैं कि पहले वाला जो मेरा इतिहास था उसके अंदर मैंने सिद्धों, नाथों और जैनों को शामिल नहीं किया था, और दूसरे में मैं इसको शामिल करना हूं। और इसका कारण ये है कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अपभ्रंश का जो समय है या अपभ्रंश का जो प्रयोग है कब से हो रहा है। तो ये हुआ परिवर्धित करना और संशोधन करना। जैसे उन्होंने वीर गाथा काल के नाम की जगह आदिकाल नाम स्वीकार कर लिया। तो ये था उनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। उसके बाद में देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत अच्छा अपना जो इतिहास ग्रंथ है वो, जैसे 3 उनकी छोटी छोटी पुस्तकें आती है, उसमें से एक इतिहास ग्रंथ है मूल रूप से हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान है, वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास पर और हिंदी भाषा पर ही दिए गए हैं। उसके बाद में आज हम वर्तमान समय में जो 1965 में लिखा गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ के अंदर जो हिंदी साहित्य का काल है या कालक्रम है उसको 4 भागों में विभाजन किया। पहला प्रारंभिक काल नाम देते हैं 1184 में। जब ये अपना जो प्रारंभिक काल है और आधुनिक काल है उसको शुरुआत का जो समय है वो एकदम किसी सन से शुरू करते हैं। ये कहीं मतलब ऐसे फेर में नहीं पड़ते कि ये 1180 दे देते, 1860 दे देते, ऐसा नहीं किया। एकदम स्टिक कि यहां से शुरुआत हो रही है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की, ऐसा मानते हैं। 1184 से मानते हैं, यानी एक सन देते हैं, उससे ये मानते हैं कि प्रारंभिक काल की शुरुआत हुई 1184 से 1350 तक का रहा समय। इसको ये प्रारंभिक काल भी कहते हैं और शून्य काल भी कहते हैं। फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय इन्होंने दिया, एक कालक्रम की घटना होती है उस समय 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को इन्होंने आधार बनाया और बोला कि 1857 की क्रांति के समय ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत होती। यानी आधुनिक काल हिंदी साहित्य का शुरुआत होता है उस समय जब 1857 की क्रांति हुई। ये कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वो विकासवाद के सिद्धांत पर लिखा। विकासवाद का सिद्धांत ये है कि उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त कर रही है हिंदी। हिंदी धीरे धीरे अपने आप को सुधारते हुए, परिशोधित करते हुए, परिष्कृत करते हुए अपने आप को विकसित कर रही है।
ये कहा गणपति चंद्र गुप्त ने। और बहुत सारा इतिहास इसमें लिखा, बहुत सारा साहित्य इसके अंदर लिखा जा रहा। फिर ये कहते हैं कि अगर साहित्य का इतिहास कोई पुनः लेखन करता है उसका, तो स्वतंत्र रहकर करना पड़ेगा, उसको कहीं भी एक तरफ झुकना नहीं पड़ेगा, तटस्थ रहना पड़ेगा, किसी एक का पक्ष नहीं लेना पड़ेगा, संतुलित दृष्टि होनी चाहिए, सब पर बराबर बराबर निगाह रखकर, यानी किसी कवि को ज्यादा महत्व और किसी को कम महत्व न देकर सबको बराबर बराबर जितनी उसकी योग्यता है उस हिसाब से उसको महत्व दिया जाना चाहिए। ये कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त। तो हमने देखा कि गणपति चंद्र गुप्त का 1965 में लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके अंदर बहुत सारी जो बातें इन्होंने दी वो। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे प्रयास किए गए। हिंदी नागरी सभा जो है, हिंदी नागरी प्रचारणी सभा काशी की, उसके द्वारा बहुत सारे अनेक इतिहासकार एक साथ लिए और उनको लेकर एक बहुत बड़ा वृहत हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया। तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा लिखवाया गया और इसमें शताधिक लेखकों ने मिलकर इसको लिखा, यानी 100 से अधिक लेखकों का योगदान इसमें है। अलग अलग कालखंड को, अलग अलग भाग को अलग अलग लेखक ने इसको लिखा है और फिर उसको एक साथ संकलित करने का काम है वो धीरेन्द्र वर्मा ने किया है, यानी धीरेन्द्र वर्मा है वो इसको संकलनकर्ता के रूप में सामने आते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिखवाया और इसके कुल 18 खंड है जिसमें से 16 प्रकाशित हुए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ लिखवाया गया, उसके अंदर कितने खंड है? 18 खंड है। इसी तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हिंदी नागरी नागरी प्रचारणी सभा काशी, ये थोड़ा सा क्या है कि फोन आ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ये कुछ ना कुछ ऐसे व्यवधान चलते रहते हैं। मैं इसको एक बार थोड़ा साइलेंट कर देता हूं और अपन इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ था कि हिंदी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने एक हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखवाया। अगर उसमें क्वेश्चन आता है कि इसके कितने खंड थे, तो 18 खंड थे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा कितने भागों में प्रकाशित करवाया गया, तो वहां आता है 16 खंड। अब इसमें से अलग अलग कवियों के द्वारा, अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग भागों को लिखा गया। इसमें छठा जो खंड है उस खंड को लिखने वाले थे डॉक्टर नगेंद्र, और डॉक्टर नगेंद्र ने ये छठे खंड को बहुत अच्छी तरीके से लिखा रीतिकाल की भूमिका के नाम से। बाद में इसी काल खंड को, इसी छठे खंड को इन्होंने रीतिकाल की या रीति काव्य की भूमिका के रूप में प्रकाशित करवाया। रीति काव्य की भूमिका नाम का जो ये छोटा सा ग्रंथ है, इसके अंदर इन्होंने रीति काल के अंदर जितने भी रीतियां थी और जितने भी अलंकार से संबंधित बातें थी, छंद से संबंधित बातें थी, उन सब पे यानी काव्य शास्त्र पर बहुत ज्यादा विस्तार से लिखा है और अच्छी तरीके से समझाया है इसको। तो बहुत अच्छा ग्रंथ है रीति काव्य की भूमिका। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि मैंने रीतिबद्ध को बद्ध रीति तथा रीति मुक्त को मुक्त रीति कहा है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा हिंदी साहित्य के अतीत नामक ग्रंथ के अंदर रीति काल के कवियों का जो विभाजन किया गया है 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध नाम से, उसमें से ये लेते हैं कि रीतिबद्ध को मैं बद्ध रीति कहता हूं और रीति मुक्त को मैं मुक्त रीति कहता हूं। थोड़ा सा फेरबदल इन्होंने किया है, इनको लगा कि ऐसा कहने से सही होगा, तो उस हिसाब से डॉक्टर बच्चन सिंह ने उनका नामकरण थोड़ा सा आगे पीछे किया है। फिर हम देखते हैं कि हिंदी में प्राचीन साहित्य ही कहाँ है? ब्रजभाषा, अवधि का साहित्य हिंदी साहित्य नहीं है। ये कहने वाले कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद ये मानते हैं कि ब्रजभाषा और अवधि है
वो हिंदी से अलग है, जबकि ब्रज भाषा और अवधी है वो हिंदी की ही बोलियां हैं, ब्रज भाषा और अवधी। तो ये सब प्रेमचंद ने उस समय कहा होगा। उस समय इस तरह का कोई विभाजन नहीं रहा होगा या इन्होंने पढ़ा नहीं। हालांकि विभाजन तो उस समय ग्रियर्सन ने कर दिया था। इससे पहले ही प्रेमचंद जब लिख रहे थे उससे पहले ही प्रेमचंद का जन्म होता है, वो 1880 में होता है, और ग्रियर्सन ने 1888 में अपना जो ग्रंथ है वो लिखा। तो जब प्रेमचंद 8 ही वर्ष के थे तो इनको इतना ज्ञान नहीं रहा होगा, और उसके बाद में इन्होंने हो सकता है कि उनका जो विभाजन किया हुआ है हिंदी भाषा का वो इन्होंने गौर नहीं किया होगा। बहरहाल कोई बात नहीं, ये एक पंक्ति अगर कहीं पूछ ली जाती है तो हमारे एक तथ्य के रूप में हमें याद करनी है कि हिंदी में प्राचीन साहित्य ही कहाँ है, ब्रज भाषा अवधि का साहित्य हिंदी साहित्य नहीं है। ये कहने वाले कौन? प्रेमचंद। अब हम देखते हैं कि कुछ और जो इतिहासकार है उनके द्वारा ऐसे इतिहास ग्रंथ लिखे गए जो हिंदी साहित्य में हमें हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी देते हैं। उनके बारे में हम थोड़ा सा वाचन कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है उनमें, सिर्फ वाचन ही करना है। जैसे विष्णुकांत शास्त्री के द्वारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा गया। रामाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 में लिखा गया। गौरीशंकर सत्येंद्र के द्वारा साहित्य की झांकी 7 निबंध है, 1936 में लिखा गया। बाबू गुलाब राय है, उनके द्वारा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 में लिखा गया। इंद्रनाथ मदान है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में लिखा गया। मोतीलाल मनेरिया है जो राजस्थान के हैं और राजस्थानी पे इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य है उन पे इन्होंने 3 अपने ग्रंथ लिखे। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 में, राजस्थानी पिंगल साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य। ब्रजरतन दास है, उन्होंने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में। इन्होंने खड़ी बोली का इतिहास लिखा है ब्रजरतन दास ने। और कहीं कहीं एक लाइन भी आती है, शायद आगे आ जाएगी, कि जो खड़ी बोली का इतिहास है वही असली हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये कहते हैं ब्रजरतन दास। ये तो एक थोड़ी सी बहुत ज्यादा आगे बढ़कर कहने वाली बात हो जाती, क्योंकि फिर वो पहले की जो जितनी भाषाएं हैं, अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद परवर्ती अपभ्रंश है, पुरानी हिंदी है, इन सबको नकार देना। और फिर जैसे ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा से पहले अवधि ब्रज भाषा, ये साथ साथ में चलने वाली भाषाएं हैं, इनको पूरी तरह से नकार देना ये तो सही नहीं है कतई। फिर भी इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है, उसका भी एक महत्व है, उसमें हमें खड़ी बोली के हिंदी साहित्यकारों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। शांति प्रिय द्विवेदी युग और साहित्य, इन्होंने 1941 में लिखा। लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लिखा। इन्होंने पहले भी एक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया, वो किया था इन्होंने गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। टिक्कम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य 1945 में। आचार्य चतुरसेन शास्त्री हिंदी साहित्य का इतिहास 1946। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, 1959 या 1960 में इन्होंने प्रकाशित करवाया इसको। डॉक्टर नगेंद्र जो कि हरदयाल द्वारा संपादित है, डॉक्टर हरदयाल ने इसको क्या किया है, संपादित किया है। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, 1973 में लिखा गया और अब तक का लिखा गया सबसे अच्छा इतिहास ग्रंथ है। इसमें सारी बातों को शामिल कर लिया गया है, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल की बातें हों, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और उसके बाद में भी लिखे जा रहे अनेक इतिहास ग्रंथ जो उस समय तक प्रकाशित हुए थे, उनमें से एक निचोड़ निकालकर इन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। और बहुत सारी ऐसी धारणाएं जो उस समय चल रही थी उनको कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से समझाने का काम डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। इसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी इसमें प्राप्त होती है, 1986 में लिखी गई। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में लिखा। सबसे अच्छा अब तक का हिंदी साहित्य का इतिहास और व्यवस्थित रूप से और बहुत सारी बातों को खोलकर बता देने वाला डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बहुत सारे ऐसी चीजें जो पहले समझ में नहीं आती थी, उनको समझाने का काम डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया है। सुमन राजे
उन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा 2003 में। इन्होंने केवल महिलाओं का इतिहास लिखा। जितनी भी महिला लेखिका रही, महिला कवियत्री रही, उनके बारे में इन्होंने अपने इस इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यानी महिलाओं को स्थान दिया है, इसीलिए तो इनको अपने ग्रंथ का नाम देना पड़ा आधा इतिहास, क्योंकि आधा इतिहास पुरुषों का इन्होंने माना। उसके बाद नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास, यानी जो नारियां जिन्होंने अब तक हिंदी साहित्य के लिए कार्य किया, वो कहीं ना कहीं इतिहासकारों की नज़रों से ओझल हो गई। उन ओझल नारियों को अपने इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने स्थान दिया नीरजा माधव ने। 2003 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरह से जब हिंदी नागरी प्रचारणी सभा एक बहुत बड़ा ग्रंथ हिंदी साहित्य का लिखवा रही थी, तो उसमें अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग खंडों को लिखा गया। उसमें छठे खंड को लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने, रीति काल की भूमिका के नाम से, और बाद में उसी खंड को इन्होंने अपने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाया और रीति काव्य की भूमिका उसका नाम दिया। नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन, बहुत अच्छी किताब है। बहुत सारी बातें इनकी यहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक भी कहते हैं। ये आगे अपन पढ़ेंगे, जब नाथ साहित्य पढ़ेंगे तो। विजेंद्र सनातक, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो विजेंद्र सनातक के ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। प्रभु दयाल मित्तल इसी तरह के एक और लेखक है जिन्होंने चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य लिखा है। चंद्रकांत बाली, पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी पंजाब के अंदर जो भी उस समय लिखे जा रहे हैं किसी तरह के लेखन कार्य है, उनको इन्होंने शामिल किया है। शिव कुमार शर्मा, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, यानी हिंदी साहित्य का जो युग है और उस युग की क्या क्या प्रवृत्तियां रही, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कमियां रही, वो शिव कुमार शर्मा ने बहुत अच्छी तरीके से अपने ग्रंथ के अंदर दिखाई है। नीलाभ ने लिखा हिंदी साहित्य का मुख्य इतिहास। शिवदान सिंह चौहान, इनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, केवल खड़ी बोली को आधार बनाकर लिखा गया साहित्य। ये भी उसी तरह से ऊपर जैसे ब्रज रतन ने लिखा था, उसी तरह से इन्होंने सिर्फ खड़ी बोली को ही आधार बनाया है। और ये खड़ी बोली के जितने इतिहासकार लेखक है उनको अपने ग्रंथ के अंदर स्थान देते हैं। राहुल सांकरदयायन, पुरातत्व निबंधावली लिखते हैं। रामविलास शर्मा, भारतीय साहित्य की भूमिका, इनके द्वारा लिखा गया एक इतिहास ग्रंथ है। लाला सीताराम दास, सिलेक्शन ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा इन्होंने। पंडित नाथुराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास लिखा इन्होंने। धर्मवीर भारती, गोरखनाथ और उनका युग। गोरखनाथ और उनका युग नाथ साहित्य से संबंधित है और इस पे शायद इन्होंने पीएचडी की है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य में पहली पीएचडी पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा नाथ संप्रदाय पे की गई और वो थी गोरखवाणी नाम से। तो गोरखवाणी में इन्होंने गोरखनाथ की जितनी भी वाणियां हैं उनको संकलित करने का काम किया पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। राघेय राघव, सिद्ध साहित्य इन्होंने लिखा। सिद्धों के बारे में जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय इन्होंने लिखा है। एक इनके द्वारा लिखी गई कबीर के नाम, कबीर की जो आलोचनात्मक कृति है वो बहुत अच्छी है। माधव प्रसाद मिश्र, ऐसे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य पर भी खूब लिखा है, तो इन्होंने नाथ कबीर निर्गुण धारा पे खूब लिखा है, जिसकी अपेक्षा की थी रामचंद्र शुक्ल ने। माधव प्रसाद मिश्र, इन्होंने विशुद्ध चरितावली लिखी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि परशुराम चतुर्वेदी है, उत्तर भारत की संत परंपरा ये लिखते हैं, यानी उत्तर भारत के जो संत हैं उनके बारे में वर्णन इनकी इस रचना के अंदर प्राप्त होता है। आगे लिखते हैं आधुनिक इतिहास। धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य लिखते हैं। भारतीय मिश्र, भागीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। काव्य शास्त्र के अंदर भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक का कोई तोड़ नहीं है। हिंदी साहित्य के अंदर जो काव्य शास्त्र काम में आता है उसके बारे में वो बहुत अच्छी विस्तृत रूप से जानकारी हमें भागीरथ मिश्र की इस रचना के अंदर हमें प्राप्त होती है। नंदुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में लिखा। माता प्रसाद गुप्त, हिंदी पुस्तक साहित्य लिखा इसने। और हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य का बीजक भी कहते हैं और ये कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ये ग्रंथ लिखा
माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी पुस्तक साहित्य 1945 में। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे जो इतिहास लेखक है उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है और अलग अलग पुस्तकों में उनको लिपिबद्ध किया है इन्होंने, और उनमें से खूब सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिससे हमें हिंदी साहित्य का जो 900 साल का अब तक का समय है, जहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है अपभ्रंश की, परवर्ती अपभ्रंश से, तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे ग्रंथ और भी लिखे जा रहे हैं और आगे भी लिखे जाएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत विस्तृत है और अपना रूप और विस्तृत करता जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना, ये तथ्य के रूप में हमारे सामने है, फैक्ट है, इनको आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर और जब जरूरत पड़े तब आप इनका उपयोग रिवीजन के रूप में कर सकते हैं। और आपको ये करना ही है, क्योंकि आपको अगर अपने लिए एक सीट चाहिए और जिससे आप अपने भविष्य को एकदम निश्चित कर सकते हो और उसके बारे में चिंता रहित हो सकते हो, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। मेरे साथ साथ चलते रहिए, अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाएंगे। और अभी आज थोड़ी सी क्या है, तबीयत ऐसे थोड़ी सी खराब लग रही है मुझे, गला थोड़ा सा खराब है, फिर भी कोशिश की मैंने, 2-3 बार प्रयास किया, बीच बीच में एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं इसको छोड़ ही दूं, फिर मुझे लगा कि नहीं, एक वीडियो तो हमें करना ही चाहिए। तो ठीक है, आज इतना ही, देखते हैं आगे और अपन इसमें बढ़ते जाएंगे। नमस्कार और आप सबको जय हिंद, जय भारत।